यहाँ से दिखता है कापसेड़ा गांव का असली चेहरा। पिछले 10 सालों में इतनी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ आ गए कि उनको बसाने के लिए एस्बेस्टस के इसी तरह के हजारों कमरे गांव की जमीन पर बना दिए गए और मजदूरों को बोरी में आलू की तरह इनमें ठूंस कर रख दिया गया। अब जमीन से इन मकानों को देखिए। इस प्लॉट में 100 कमरे हैं और 400 लोग रहते हैं। एक नल पर नहाने की भीड़ लगी है। 8-10 टॉयलेट बने। आइए मंजुनाथ जी, देखिए अपने कैमरे से जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि हमारा जो श्रमिक वर्ग है वो कितने उजाले में रहता है। तो भूगोल की परिभाषा के हिसाब से ये गुफा है, क्योंकि एक तरफ घुसेंगे तो दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता नहीं है। और हमारे कैमरे में अब आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी और अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा। कोई बात नहीं, इतने भी हम बदनसीब नहीं हैं, उजाला तो नसीब होगा। ये हम आए हैं, ये शौचालय है जहाँ पर बाहर से आए हुए मजदूर जो हैं वो इस स्थिति में रहते हैं। हम बहुत क्लोजअप आपको नहीं दिखा सकते हैं, रात का वक्त है, मुझे पता है बहुत सारे लोग खाना खाते हुए देखते हैं प्राइम टाइम। तो ये जो बाथरूम है, ये इसमें हमारा मजदूर वर्ग जो है ये रह रहा है, किराया देकर रह रहा है। तो ये इसकी एक तरह से हालत है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री की इस बात में दम है कि मजदूरों को वो सम्मान नहीं मिलता जो कोट पैंट वालों को मिल जाता है। कम से कम उन्होंने ये बात तो कही कि मजदूरों को सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन जो उन्होंने मजदूरों के कल्याण के नाम पर योजनाएं लॉन्च की हैं उसमें उन जगहों की बिल्कुल चिंता नज़र नहीं आती जहां प्रधानमंत्री की नज़र में सम्मान पाने वाला मजदूर रहता होगा। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर इलाकों में चले जाइए, दिल्ली के भीतर चले जाइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आए गरीब मजदूरों को किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है आप यकीन नहीं कर सकेंगे। छोटे छोटे कमरे अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की तरह बने हुए हैं। एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा है, ताश के पत्तों की तरह टिका दिया गया है। ये कमरे नहीं, गुफा जैसे लगते हैं, जाने और निकलने का एक ही रास्ता। बहुत कम कमरों में खिड़कियां हैं। इन मकानों में आप जब चाहे प्रवेश कर जाइए, आपको सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं दिखेगी। 100 मजदूर जिन मकानों में रहते हैं वहाँ सीढ़ियों पर रेलिंग तक नहीं है, गलियारों में धूप अंधेरा है। खाना बनाने की जगह पर उतनी ही गंदगी है जितनी कचरा फेंकने की जगह पर होती है। क्या आप ऐसी जगहों पर खाना बनाकर खाना चाहेंगे? इन जगहों पर रहने वाले मजदूर अलग तरह की असुरक्षा का सामना करता है। हवा नहीं आती, कमरे में खाना बनाना, नहाना और सारा काम करना। जाहिर है प्रदूषण भी होता होगा, इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता होगा, उनकी उत्पादकता भी कम होती होगी। जहां भी मजदूर रहते हैं आप अपने पसंद से कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। एक अपनी पसंद की पार्टी की सरकार में जाना अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो विपक्षी पार्टी की सरकार में आप जा सकते हैं। जहां भी अपने पसंद से आप चुन लीजिए। मजदूरों को आप देखेंगे वो किस तरह से नारकीय स्थिति में रह रहे हैं। नगर पालिकाएं कम से कम यहाँ कचरा साफ कर सकती थी, वो भी नहीं कर पा रही हैं। प्रशासन जो है वो जो सफाई की व्यवस्था कर सकता था वो भी नहीं है। शौचालय का इंतजाम हो सकता था, हर घर में शौचालय बनाने का दावा हो रहा है। यहाँ पर 100 कमरे में 4 शौचालय हैं। भूकंप आ गया तो ये मकान कितनी देर टिकेंगे कोई नहीं जानता है। किसने नक्शा पास किया है ये भी पता नहीं है, ये इसकी जांच हमने नहीं की, लेकिन फिर भी उनका इस रूप देख के तो ख्याल आता है। किसी आशंका का एहसास होता जरूर है। हम जो भी दिखा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। ये सारे मकान पिछले 10-20 साल से बनते आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसी तरह से इनकी समस्याएं, इनकी जिंदगी आपकी नजर में आ जाए। आपकी प्राथमिकता में ये बात आ जाएगी हिंदू मुसलमान टॉपिक के अलावा तो सरकार भी तत्पर होगी यहाँ साफ सफाई और न्यायपूर्ण व्यवस्था बहाल करने में। परिमल ने इस बार दिल्ली के इलाके से रिपोर्ट की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ही बोले जरूरी नहीं है, प्रशासन को भी इन जगहों के बारे में पता नहीं होगा, ये हम नहीं मान सकते हैं। सवाल यह है कि होता कुछ क्यों नहीं है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के पास लेखराम पार्क, दूर दराज के इलाकों से आए मजदूरों की एक बस्ती, जहां की गलियों से बिन बरसात भी बचकर निकलना होता है। गंदगी, लाचारी और समझौते से भरी राजधानी की ऐसी तस्वीरें जो डराती हैं। पर रोजाना इसी हकीकत का सामना करते हुए हजारों लोग अपनी रोजी रोटी कमाने निकलते हैं। घर पर बीवी बच्चे इंतजार करते हैं, बंद अंधेरे कमरों में रोशनी के कतरे को तरसते,
इसी उम्मीद में कि आने वाले कल की शुरुआत दिन के उजाले में होगी, किसी बिजली के बल्ब से नहीं। दरअसल मैं एक कमरे में मौजूद हूँ। आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन आवाज़ ज़रूर आ रही होगी आप तक। दरअसल कमरों की हालत जो है वो ऐसी ही होती है जहाँ पे मजदूर तबके के लोग रहते हैं। और ये वो कमरा है जिसका किराया 1900 रुपया है। एक कमरे में 4 आदमी रह सकते हैं और तमाम देवी देवताओं के पोस्टर आपको यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन इन लोगों तक शायद आशीर्वाद और उनकी रोशनी नहीं पहुंच पा रही है और बिजली विभाग रोशनी पहुंचा रहा है इन लोगों तक। हाँ, बिजली कटती होगी तो बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को? हाँ, दिक्कत तो होती है। कैसे करते होंगे फिर गर्मी के मौसम में? तो और गर्मी के क्या करो, इससे गुजारा होता है। केजरीवाल सरकार के बिजली सस्ता करने का दावा मकान मालिकों की वजह से इन इलाकों में हवा हो जाता है और प्यास बुझाने के भी पैसे देने होते हैं। 1 यूनिट के 10 रुपये लेता, चाहे नीट उठ जाए, चाहे जितना ही नीट उठ जाएगा। कितने में कितना पानी खरीदते हैं पीने वाला? 7 रुपया एक ड्राम भरता है। रोज दिन खरीदना पड़ता है या रुक कर? नहीं, रोज दिन। जिस बस्ती में मजदूर रहते हैं उन इलाकों की कमोबेश ऐसी ही तस्वीर दिखती है। करीब करीब 50 आदमी पे एक शौचालय, और आप देख सकते हैं कि शौचालय में मवेशी ने, एक कुत्ते ने डेरा डाला हुआ है। दूसरी तरफ खिड़कियों की बात कहें तो एक तो बहुत मुश्किल है कि खिड़कियां आपको मिले, और मिल भी जाए तो इस तरह की खिड़कियां आपको मिलेंगी। ये है इस कमरे की खिड़की, जिसकी हालत आप समझ सकते हैं कितनी रोशनी इससे पहुंच पा रही होगी। और जरा सोचिए कि इनकी सुबह कितनी सुकून के लिए होगी जब स्वच्छ भारत के दौर में भी 125 लोगों की इस इमारत में सिर्फ 2 टॉयलेट हो। दरअसल इस शौचालय जाने की कतार है और कमोबेश ऐसी ही हालत मजदूरों की बस्ती में होती है, जहां पे कमरे ढेर सारे होते हैं, लेकिन शौचालय के नाम पे यहाँ पे देख सकते हैं महज 2 शौचालय हैं और ऐसे ही कतार में लोग खड़े होते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कितना कमरा है टोटल इसमें? 36 कमरा। और लैट्रिन कितना? 2। शौचालय कितना? 2। और 36 कमरे में कितने लोग रहते होंगे? 4 आदमी एक कमरे में, यानी करीब 125 आदमी पे 2 शौचालय है यहाँ पर। किसी भी घर या फ्लैट के कॉन्सेप्ट को खारिज करते ये कमरे, जो सिर्फ रूम हैं, ड्राइंग, डाइनिंग, बेडरूम और बाथरूम के बंटवारे से ऊपर, जहाँ सोना, खाना, नहाना सब एक ही कमरे में होता है। कमरे में नहाते हैं, जिसमें रहते हैं? हाँ, उसी में नहाते हैं जिसमें रहते हैं। तो बाथरूम में न, हम लोग कमरे के अंदर नहाते हैं। जिस कमरे में रहते हैं? हाँ, उसी में नहाते हैं। सारे लोग बाहर निकाल देते हैं, हम लोग बाद में नहाते हैं। इन घरों के बाहर इलाके में झांकेंगे तो गंदगी की ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। मजदूर दवाई खाते हैं और ड्यूटी जाते हैं। ड्यूटी जाते हैं लेकिन दवा खाते रहते हैं, ड्यूटी जाते हैं। हाँ, हर जगह बीमारी चलती है, समझो। पूरी कच्ची गलों पूरी गंदगी ज़्यादा है, समझो। मच्छर काट लेते, दरोड़े से पड़ जाते, देखिए सब दरोड़े पड़े हैं, ये सब मच्छर सब दरोड़े पड़े। छुट्टी मांगोगे, जबरदस्ती मांगोगे तो मिल जाएगी, लेकिन दिहाड़ी नहीं 8 घंटे की देगा। तकलीफ इतनी ही नहीं, ना तो मूलभूत सुविधाएं मिलती है और ना ही न्यूनतम मजदूरी। कितना मिलता है आपको? 8 घंटे 5500। कार्ड बना है ESI कार्ड? नहीं, और काम कितने दिन से कर रहे हैं? 300 से। 12 घंटा के 8,500। 8,500। और कार्ड बना है मेडिकल वाला ESI कार्ड? नहीं, ये तो अभी नहीं बना है। फिर भी अपनों से दूर, कूलर और AC के बिना, उमस भरे मौसम में खुले बदन मोबाइल से ही कोई ओपन एयर थिएटर में ऑडियो वीडियो म्यूजिक का मजा ले रहा है, तो कोई कमरे में संगीत से थकान मिटा रहा है। वक्त बीतता रहता है और इनकी जिंदगी यूं ही चलती रहती है। अपने ही देश में परदेशी मजदूरों पर हर तरह की मार, अपने गांव में बेरोजगार और यहाँ बेबस और लाचार। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के टिकरी कलां से कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। अब हमारे साथ स्टूडियो में सोमवार की तरह आज भी परिमल हैं, और आप परिमल के बगल में नयन ज्योति साहब हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और प्रोफेसर प्रभु महापात्रा साहब हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं, और मज़दूरों की स्थिति पे ऐतिहासिक रूप से आपने उन सब चीज़ों को देखा है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, गुड़गांव भी छूट गया। गुड़गांव के जो औद्योगिक इलाका है उसके आसपास जो गांव बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे मजदूर आ गए, उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, अपने आप बनते चले गए हैं, और वहाँ भी मकानों की स्थिति बहुत ख़राब है।
गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में भी कह रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा और इस बार तो दिल्ली में बल्लभगढ़ के इलाके से, बहादुरगढ़ के इलाके के आसपास इन्होंने शूट किया है। गुड़गांव का हमने देखा भी। ये जो दिखता है, ये क्या इसी आसपास एरिया के आसपास का पैटर्न है या ऐसा बहुत कुछ आप देख पा रहे हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि इसके जरिए और वो क्या क्या समझ सकते हैं? ये पहला बात आपने, मैं आपका कल का प्रोग्राम देखा था। हाँ। एक आप इस प्रोग्राम में भी एक चीज़ बताया गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसको आप समझिए, जो रहन सहन का जो सुविधा है, हाँ। उसको एक तरह से जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो वेजेस है उसके साथ लिंक करके देखिए। अच्छा। हाँ, ये आपने कल भी बता रहे थे कि ये अलग चीज़ है। और काम का ये देखिए, 5,500 रुपया ले रहा है, इसलिए वो 1,500 रुपये वाले घर में रह सकता है। तो इसलिए अगर उसका मजदूरी 15,000 होगा तो वो 4,000 वाली शायद मकान में रह सकता है। तो इसका एक बड़ा सीधा साधा रिलेशनशिप है मिनिमम वेज, जो न्यूनतम मजदूरी है, और उनका रहन सहन में। जहां न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, और आप जानते हैं दिल्ली में, मतलब ये मकान इस बात के प्रमाण हैं कि इन लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। ये पक्का प्रमाण है। इससे ज्यादा अगर, क्योंकि सरकार कोई आंकड़ा नहीं लगाती है, मगर हमें पता है, अभी अशोक अग्रवाल जी ने केजरीवाल साहब को एक चिट्ठी लिखा है, कल या परसों लिखे हैं चिट्ठी उन्होंने बताया है कि 30% लोग जो है दिल्ली में, 30%, उससे भी ज्यादा हो सकता है, जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिले, इसको 1982 में एक भगवती साहब जो बहुत ही अच्छे जज थे, चीफ जस्टिस थे, एशियाड केस में बताया था, वो बंधुआ मजदूरी है। ये चीज आप जो देख रहे हैं वो बंधुआ मजदूरी का एक रूपरेख है, एक इनफैक्ट एक जो कहते हैं परिभाषा। सरसरी तौर पे तो नहीं कह रहे हैं कि ये कल हम लोग भी इसको बॉन्डेड लेबर कह रहे थे। कोई दर्शक ये सोच रहा होगा कि अब कहीं से चल के आ रहे हैं, कहीं से ये जा सकते हैं, आजाद लोग हैं। हाँ, मगर क्यों बंधे हुए हैं? आपने कल दिखाया था, जो बंधे हुए हैं किस लिए? एक तरह से कहीं दूसरा घर नहीं ले सकते, जहां भी जाएंगे उनका कंडीशन वही होगा। ठीक है, पहला। दूसरा है, और ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि बहुत सारे जगह में उनको मजदूरी का जो पैसा है उनको दिया नहीं जाता इमीडिएटली, उनको रोका जाता है। जैसे आप जानते हैं, ये तो शहर के अंदर है, शहर के थोड़े बाहर जाएंगे जहां ईंट के भट्टे मजदूर हैं, उनको खुराकी पे रखा जाता है। वो सीजन के एंड में उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो ना चले जाएं। ये तो डायरेक्टली एम्प्लॉयर, आप समझ लगे, कोई डायरेक्टली एम्प्लॉयर दिख नहीं रहा है आपको, कोई जो मालिक है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप उनके घरों में देख रहे हैं। मगर ये मालिक और जो जिस तरह की जो श्रम व्यवस्था है, उसका एक ढांचागत संबंध है। इनकी रहन सहन की जो प्रणाली और जो जिस तरह से वो काम करते हैं, उसमें एक ढांचागत संबंध है। दिखता नहीं है हमें, ये लोग आप काम करते दिखता नहीं, मगर ये चीज मानना पड़ेगा कि ढांचागत संबंध है। इसका संबंध केवल यहाँ के रहने से नहीं है, इसका संबंध इससे भी है जहां से वो आए हैं, उसके साथ भी संबंध है। अगर इसको आप तीनों चीजों को ना जोड़ के देखें। नहीं, आपने क्यों कहा कि जहां से आए हैं उससे, गांव से, जो उस गांव से आए हैं। मैं सीधा साधा बता, मतलब अगर कोई ये सोच रहा होगा इस बात गांव से, हाँ, कल भी बहुत सारे लोग क्यों नहीं जा पाते हैं वापस, क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि गांव में उनकी हालत और भी खराब, इससे भी खराब। मगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम ये कहते हैं ये तो एक तरह से ढांचागत बन गया, इस तरह से ढांचा बन गया कि उनको खराब रहना ही पड़ेगा ताकि यहाँ मजदूरी कम मिले। अच्छा। जितना खराब होगा कंडीशन, मजदूरी यहाँ इतना कम होगी। पहले बार आप जानते हैं कि लास्ट 5 साल में पहले बार, ये मैं 3 चीजें बताना चाहता, पहले बार इसके बारे में 4 करोड़ लोगों ने अपने जो गांव में काम करते थे, इस कृषि के साथ काम करते थे, उन्होंने छोड़ा है। पहले बार हमारे इतिहास में वो सब लोग ऐसे ही हालात में आकर यहाँ काम कर रहे हैं। 4 करोड़, उसमें से 2 करोड़ लोग शहरों में गए, 2 करोड़ लोग वहीं घूम रहे हैं, वहीं गांव में घूम रहे हैं। तो इनको तो जो मजदूरी मिल रही है, जो मनरेगा की जो रेट है, उससे भी कम मजदूरी यहाँ मिल रही है। आप देख रहे हैं, और क्या बताया, 5,500 दिन काम कर रहे हैं, 30 में से अगर 26 दिन का लगाए तो 26 दिन काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये 180 रुपए के या 200 रुपए के नजदीक आसपास के ये काम कर रहे हैं। मनरेगा से भी कई राज्यों में ये कम है। हाँ, बहुत सारे राज्यों से कम है। नैन, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि इन इलाकों में घूमते हुए क्या आपने
इन इमारतों की असुरक्षा को देखा है? जैसे हम पढ़ते हैं कि फैक्ट्री फार्म स्पेस है, जो फैक्ट्री स्पेस है, प्रोडक्शन स्पेस है, वो काफ़ी असुरक्षित जगह है, वहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। पर क्या इन सब जगहों को इस तरह से देखा गया है? जो हमारे पक्के तौर पे प्रतिनिधि माने जाते हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनकी चिंताओं में ये सब बातें नज़र आती हैं? दो बातें, एक तो असुरक्षा का अगर बात है तो एक तो ये प्लान तरीके से जो इलाके हैं ये बिल्कुल ही है नहीं, क्योंकि अगर आप मास्टर प्लान ही देखें जो जैसे गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान है 2025 का 2025 का, जो HUD है, हुडा इन लोगों ने बनाया, उसमें वर्कर्स हाउसिंग फिगर ही नहीं करता है। मतलब अगर आप ये बोलोगे अब तरह तरीके का इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री का जगह है, सब है, तरह तरीके का मास्टर प्लान जो इंडस्ट्रीज बना रहे हैं उसका उठा के देखिए आप। अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। अगर आप इंडस्ट्रीज बना रहे हो तो आपका दिमाग में वर्कर तो है, तो वो कहीं रहेगा तो ये तो जो प्लानर उसके लिए ना जमीन मार्क है ना प्लॉट मार्क। मतलब प्लास्टर प्लान में ही से गायब है, एक तो वहां से ही शुरू होता है। तो आप जानबूझ के मतलब उसको इस तरीके का कंडीशंस में जो आप दिखा रहे हो वहां पे धकेल रहे हो, जहाँ पे वो इसी तरीके का जिंदगी जिएगा। इस तरीके का जिंदगी का मतलब क्या है? एक है कि पूरा इलीगल डोमेन में, गैर कानूनी पूरा डोमेन में आप धकेल रहे हो जानबूझ के। मतलब आपको सुविधा देने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिगर ही नहीं करता है। तो आपको शिक्षा नहीं देना है, आपको स्वास्थ्य का कुछ भी वो नहीं करना है, आपको जो मार्कर होता है कोई भी बिल्डिंग बनाने का, उसका कुछ आपको देखना ही नहीं है। सारी इमारतें कमजोर लगती हैं, उसे लगता है कि वो कुछ लगा ही कब गिरेगा, कब कौन मरेगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जैसा हालत है, जितना छोटी गलियां है जैसे वो आ रहा है, वो तो बस एक ही तर्क से ये सब इमारतें बन रही है कि मुनाफा और ज्यादा हो। जो लोकल लैंडलॉर्ड है उधर ही उसका जैसा होगा। जैसे आप जो बिल्डिंग दिखाए, जैसे कापासेरा बॉर्डर है गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर में, कापासेरा बॉर्डर में करीब 4 से 5 लाख गारमेंट के मजदूर रहते हैं। 5 लाख मजदूर रहते हैं। तो उसमें इतनी बड़ी रैली आ जाए तो कोई आदमी प्रधानमंत्री पद का दावा करने लगे। हर रोज ही रैली जैसा ही लगता है जब फैक्ट्री में जाते हैं, वापस आते हैं तो जबकि बोल रहे हैं कि वर्कर गायब हो गया है आज के, लेकिन ये लगता ही है। उसमें 3 टाइप के हाउसिंग है, एक स्लम जैसा है, जो दूसरा है वर्कर लाइंस है, तीसरा है जो ऐसा इमारतें है जो आपने दिखाया। तो उसमें भी अगर आप देखो ये इमारतें, उसमें जाओ, जो प्रभु ने बताया ये तो एकदम ही सही 100% सही बात है कि ये जुड़ा हुआ है वेज के साथ। दूसरा है किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जो प्रोडक्शन का जगह है, उत्पादन का जो जगह है, फैक्ट्री इलाका है और वो इलाका है, वो जैसे ज्यादातर बिल्डिंग हो गए, उसका अगर आप बेसमेंट में जाओ, बहुत सारे बेसमेंट में फैब्रिकेटर्स होता है। फैब्रिकेटर मतलब क्या, मेन प्रोडक्शन वहां पे होगा, प्रोडक्शन उत्पादन वैसे भी बांट के किया जाता है अलग अलग। हो गया है, अलग अलग घरों में आता है। तो कोई अगर सिलाई का काम वहाँ मेन उसमें कर रहा है तो बस बटन लगाने का या बस पीस रेट पे जो काम होता है वो उसमें करेगा, और वो प्रोडक्ट उसमें बेसमेंट्स में होगा। ये जो आप देख रहे हो वो तो ऊपर जहाँ रहने का है, जहाँ पे उत्पादन होता है वही बिल्डिंग में। वहां आप अगर जाते नीचे तो मतलब रहने लायक क्या, वो कुछ भी करने लायक। तो इतना भयानक है, भयानक। परिमल, हम ये जानना चाहते हैं, कल क्या जब कर रहे थे तो 2 लोगों ने SMS किया। एक सज्जन ने बताया कि जो मकान मालिक जो है वो ठेके पे दे देता है कि ये हमारा ये 500 कमरा है, इस पे तुम लगाओ और इसका परसेंटेज ले लो, और एक यूनियन वाली बात आई। पर मैं उनकी साफ सफाई की जिंदगी, जैसे मैं जाके वहाँ सुन रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि ये जो बाहरी आ गए हैं, बाहर वाले, ये गंदा कर देते हैं। ये सच है क्या? जिस तरह का दबाव है, जिस तरह की व्यवस्थाएं, उतना पैसा देते हैं वो, उन्हें गंदा करने का तो वक्त भी नहीं है उनके पास। नहीं, बिल्कुल नहीं वक्त है उनके पास। ये आप जो कॉलोनी बस्ती है और उसी हिसाब से आप कमरा बनाकर रखते हो। साफ सफाई को लेकर भी इन लोगों ने ये कहा कि इनकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर साफ सफाई करवाएं। हमसे उसका पैसा भी लिया जाता है, लेकिन साफ सफाई ये लोग नहीं, साफ सफाई का भी पैसा लगता है उसका, लेकिन साफ सफाई भी नहीं करवाई जाती है। और जैसा पहले भी बताया गया कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं मिलता, तो इलाके में 5 रुपए खर्च करके आप अपने फैक्ट्री तक पहुंच सकते हैं वहां पे, अगर आसपास के इलाके में रहेंगे। तो ये मजबूरी होती है कि आप ऐसे कमरों को चूज करते हैं। दूसरी तरफ आपसे दिल्ली में भी 10 रुपए यूनिट बिजली का चार्ज किया जाता है। जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, आपको बिजली जला के ही अंदर 10 रुपए यूनिट दे रहा है। 10 रुपए यूनिट वसंत कुंज वालों से चार्ज कर लिया है तो इस्तीफा हो जाए, अखबार के एकदम मेन फ्रंट पे आ जाए, और फिर इंद्राणी की भी स्टोरी हो सकता है कि पीछे छूट सकती है। पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं, पानी खरीदना पड़ता है। बोलते हैं सरकारी टैंकर में जाएंगे तो वहाँ मारपीट की नौ बता देती है, और खासतौर पे जो लोकल होते हैं वो उनकी पहले भूमिका होती है कि पहले वो लेंगे उसके बाद, तो प्राइवेट टैंकर से खरीदते हैं
और पीने का पानी आपको पैसा देना पड़ता है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इसमें एक बात अहम ये भी है कि ये लोग आते हैं और ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहती है कि डे 1 से आप जब से आपने कंपनी ज्वाइन किया तब से आप इंटाइटल हो गए डे 1 से कैशलेस बेनिफिट को लेकर। अच्छा, इनको कोई इंश्योरेंस का, हाँ? इनको कोई बेनिफिट नहीं ठीक मिलता है, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मैक्सिमम लोगों के पास जो 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं उनके पास कोई कार्ड नहीं है, हेल्थ कार्ड। पीएफ की फैसिलिटी भी यही कहती है कि 20 एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में हो तो आपको पहले दिन से डे 1 से पीएफ कटना शुरू हो जाएगा और 15,000 से कम पैसे हो तो पीएफ आपका कटना शुरू हो जाएगा। कोई पीएफ की फैसिलिटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, दवाई खाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, यही आलम है इन लोगों का। राजेंद्र रवि जी आ गए, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट के हैं, आप संयोजक हैं और साइकिल रिक्शा पे बड़ी बड़ी किताबें हिंदी में मोटी मोटी आपने लिख रखी हैं। अच्छा है कि लोग सोचते हैं कि एक तो साइकिल ट्रैक नहीं है लेकिन साइकिल पे, रिक्शा पे और साइकिल पे आपने किताबें तो कम से कम हिंदी में इतनी तो उपलब्ध करा दी है आपने रिसर्च से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आँख से तो दिख रही है ना वो सारी इमारतें हैं जो कापासेड़ा साइड में है और जो हरियाणा के बॉर्डर पे है, जो गुड़गांव के भीतर है, जो ग्रेटर नोएडा की तरफ है, किसी को आँख से नहीं दिख रहा कि ये बिल्डिंग गिर जाएगा, इसमें रोशनी नहीं आती, इसमें मजदूर कैसा रहता है। ये किसी की कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हो सकती है क्या इसमें? नहीं, जवाबदेही तो फिक्स हो ही सकती है। अगर स्टेट अगर चाहेगी जिस दिन जिस मिनट चाहेगी 1 ही मिनट में हो जाता है। स्टेट की कैपेसिटी इतनी है कि सिर्फ एक फ़ोन करना होता है उस इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जाइए और इनको एक बार कार्रवाई करिए, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है। पहले तो मुश्किल होता था। किसी को तो पैसे दे के बना होगा ना सर, ये ठीक है कि डिमांड आया, गांव के लोगों ने किराए के लिए बनाया है, तो ये किसी एक और एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्सस से ही इतने सारे हजारों की संख्या में कमरे बन गए जिसका कहीं कोई, मुझे तो लगता नहीं कि सरकार के रिकॉर्ड में भी होगा कि उनकी इस दिल्ली की जमीन पे या हरियाणा की जमीन पे या ग्रेटर नोएडा की जमीन पे इतने घर या कमरे बने हुए हैं। नहीं, रिकॉर्ड में कहीं नहीं है, क्योंकि ये सब अनरिकॉर्डेड है और अनप्लान्ड है। और जिसको हम कहते हैं इलीगल है उसको तो सरकार जब भी चाहती है तोड़ती है, लेकिन ये जो अनप्लान जो है ये MCD जहाँ जहाँ अथॉरिटी होता है, ठीक है, जो भी लोकल बॉडी होता है वो पुलिस और पॉलिटिकल नेक्सेस ये सब से मिला हुआ है, किसी के गैर जानकारी में नहीं है। ये सब जाना समझा हुआ है। अगर आप उस इलाके के प्रतिनिधियों से मिले और बात करें तो उनको फिंगर ट्रिप पे होता है कि ये मकान किसका है, इसमें क्या काम होता है, क्योंकि उनके बगैर ये पनप ही नहीं सकता बिना उनकी जानकारी में। नहीं, एक चीज़ और है सर इसमें कि अगर ESIC ये ठान ले कि जिस कंपनी में मजदूर काम करते हैं उनके पास कार्ड है कि नहीं है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप ESI कार्ड सबका ना बने? आराम से बन सकता है। लेकिन ये काम जब भाषण देके हो ही जाता है कि तो फिर तो वो काम करने की क्या जरूरत है? भाषण देके जब सबका काम चले जाए, अगर वो लोग सही तरीके से चेकिंग करना शुरू करें कि आपने कितने एम्प्लॉय रखे हुए हैं और कितने का ESI कार्ड आपने बनवाया हुआ है, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी आराम से हो सकते हैं। पर एक बात बताइएगा, मैं एक जानना चाहता हूं कि इतने सारे लेबर यूनियंस हैं, ठीक है, उसमें हम प्रशासन तो उसको साठ गांठ हो गया, पैसा मिल रहा है, लेकिन जो मजदूर यूनियन हैं उनको मैंने कभी नहीं देखा कि उनके रहने की जगह को लेकर, साफ सफाई को लेकर, मतलब अगर ठीक है कोई कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो इसीलिए हम भी करके दिखा रहे हैं कि आप जिस डिग्निटी की बात कर रहे हैं उसको लागू करना थोड़ा कितना मुश्किल है, लेकिन कर रहे हैं तो फ़ोन कीजिए ज़रा हरियाणा के मुख्यमंत्री को, ज़रा यूपी के मुख्यमंत्री को कि इन सब जगहों में कम से कम डिग्निटी बहाल हो। आप म्यूनिसिपैलिटी को अगर दौड़ाएं तो 2 मिनट के अंदर सड़कें बन सकती, सड़कें भी इतनी धूल है, जाइए तो हालत ख़राब हो जाती है, तो वो लोग कितने बीमार पड़ते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारे सवाल जो हैं इस बात के बावजूद कि प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और पीछे से जुड़े हुए हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि ये सब घर भी उनके पोस्टर पर हैं। जो हड़ताल के दिन में जब गया था तो हसुआ और हथौड़ी की तो तस्वीरें हैं उसमें, वो सब चीज़ हैं, लेकिन ये जो इनकी ज़िंदगी है ना, काल्पनिक पोस्टर है, मुट्ठी का है और आवाज़ का है, चीखता हुआ है, लेकिन जो असली ज़िंदगी की तस्वीरें हैं वो उनके पोस्टरों पे भी नज़र नहीं आई मुझे। नहीं, ये बात तो सही। आप बताइए कितने लोग संगठित हैं? मतलब एक तो संगठित मजदूर ही 5% है, संगठित मजदूर। इन सब जो घरों में रहते हैं कि आप सारे असंगठित मानते हैं? ये असंगठित है सारे। असंगठित का मतलब नहीं कि यूनियनाइज नहीं, असंगठित के अंदर उसमें आधा 1/3 बस यूनियनाइज्ड है, जिसके पास यूनियन है। 95% जो लोग हैं उनके पास यूनियन ही का कोई बात ही नहीं है, यूनियन का कोई करने का चांस ही नहीं है।
इसलिए तो बड़े बड़े यूनियन के पास वो लेकिन वो आवाज तो उठा सकते थे ना कि उसकी यही, अगर उनको इतना पोस्टर में जो लेफ्ट वाले हैं या जो भारतीय मजदूर संघ हैं वो जरूर काम करते होंगे, मैं नहीं कहता नहीं काम करते हैं। भारतीय मजदूर संघ के पवन जी आए थे, काफी कुछ रोचक बातें बता के गए, काम करते होंगे, लेकिन उनकी तस्वीरों पे भी मैं नहीं देखता कि कभी इस तरह से लाखों कमरे बने हुए, ये देख लो भाई, ये लगा लो, अगर 1000 पोस्टर ऐसे छापे जिससे पब्लिक एजुकेट हो, रिलेट करे सर उससे। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। दो चीज है, एक है देखिए पहले बार उन्होंने न्यूनतम मजदूरी का 15,000 रुपया का डिमांड पे स्ट्राइक पे गए हैं। वो संगठित मजदूर जो है ज्यादातर स्ट्राइक पे, असंगठित मजदूर भी गए हैं स्ट्राइक पे 15,000 रुपया पे पहले बार डिमांड के, जो कि नॉन यूनियनाइज्ड लोगों के लिए भी डिमांड, सबके लिए डिमांड किए हैं। ये पहले बात है। मगर ये सही है, जो घर क्या कहते हैं, जो बाड़ा कहिए, दड़बा कहिए, मजदूरों का घर और मजदूरों का फैक्ट्री, काम करने की जगह, इसके बीच एक बड़े संघर्ष के बाद फर्क आया था, ताकि लोग कहे कि देखो भाई, मैं जो घर पे काम कर रहा हूँ, मैं जो घर पे रहूंगा, ये मेरा घर है, मेरा 8 घंटे के बाद ये 8 घंटा मेरा है और ये 8 घंटा मैं काम करूंगा। ये जो सेपरेशन था, ये पूरा औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बहुत मुश्किल से मजदूर वर्ग ने इसको सेपरेट किया था। मजदूरों ने बोला देखो, हमारे लिए लीजर टाइम चाहिए, हमें रहना है, इस घर पे रहना है। मगर ये जो नया जो हम देख रहे हैं लास्ट 30 साल में, जो वो घर में भी काम करने लगा, तो ये जो घर और इसका जो संबंध है वो फिर से लग गया। ये चीज जो है, बड़े जो यूनियन जो कि पुराने तरीके, उनको ये चीज नहीं ये अभी उनके सामने आ रहा है। रवि जी देखिए, अभी जो प्रभु जी बता रहे थे कि 95% और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। दरअसल ये आंकड़े का भी खेल है कि ये 93 का आंकड़ा है जिसमें कहा गया था कि 91 का आंकड़ा है जिसमें कहा गया था कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की संख्या अब 93% हो गया। तो 93 से लेकर के 2015 हो गया, और इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कैसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर सिकुड़ रहा है। एक तो ये कोई सरकार की जवाबदेही तय नहीं की है कि उसको आंकड़ा जुटाए। दूसरा कि जो लेबर यूनियन, लेबर मूवमेंट की वजह से जो हासिल किया था, वो फैक्ट्री के गेट पे संगठित होकर के हासिल किया था। अब जो फैक्ट्री जो है अब गेट के बाहर हो गया है। अब जिस इलाके में लोग रहते हैं वो उनका इलाका हो गया है। तो पहले जो रणनीति थी ऑर्गेनाइज करने का और अब की जो रणनीति है वो बदलना पड़ेगा। पहले आप गेट पे जाते थे, झंडा बैनर टांगते थे। इन लोगों को क्यों नहीं ऑर्गेनाइज किया जा सकता? क्योंकि उनके लिए जो जोखिम लेना है, इलाकों में जाना है, और उसके लिए जो टाइमिंग है कि दिन भर वो काम करेंगे, शाम को मिलेंगे, उनकी टाइमिंग के अनुसार आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये उनकी चिंतन में, उनकी प्रक्रिया में, उनकी रणनीति में अभी तक भी आत्मसात नहीं हो पाया।